हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। आज का टॉपिक है हमारा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट देखने वाले हैं, क्या इनकी थ्योरी थी, बेसिकली क्या इन्होंने स्टेजेस दिए थे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी है और इन्होंने कहा है कि जो भी डेवलपमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की, चाइल्ड की या इंडिविजुअल कह लीजिए, वो डेवलपमेंट सिर्फ कुछ टाइम तक लिमिटेड नहीं रहती। जैसे हमने प्रीवियस थ्योरीज में डिस्कस किया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एडोलसेंस तक आकर रुक जाती है या फिर उसके बाद एक दो स्टेजेस ही और आती हैं, है ना। लेकिन ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। लाइफ की हर स्टेज इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, हर स्टेज, चाहे वो यंग एज हो, ठीक है, बिल्कुल बच्चे ने जन्म लिया है या बिल्कुल हमारी जो है 65 के हो गए हैं हमारी एज, फिर भी उस टाइम पर भी डेवलपमेंट होती है। किस तरह से होती है, हमारा जो सोसाइटी में रहने का ढंग है या फिर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारे लिए मैटर करते हैं। उसके बाद है कि इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, कॉइंड द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो फ्रेज है ये किसने कॉइन किया था, तो उसमें आपको नेम दिख सकते हैं, तो वो है एरिक एरिक्सन, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस बेसिकली किस वर्ग के लोगों के लिए यूज़ किया था, ये था एडोलसेंट स्टेज के लिए, जहाँ पे बच्चा 12 से लेकर 18 या फिर 19 साल तक का होता है, ठीक है। इनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस का फ्रेज इन्होंने दिया था एरिक एरिक्सन ने। और उसके बाद इन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं जो बहुत मेन है और वो आपको लर्न भी होनी चाहिए क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो अब हम 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 स्टेजेस हैं। इन्फेंसी जो है 0 टू लेके 18 मंथ्स तक, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद 18 महीने तक का, यानी कि हम कह सकते हैं 1.5 साल तक, जब बच्चा कंप्लीटली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, देन है प्री स्कूल, फिर स्कूल एज आती है, देन एडोलसेंस, फिर यंग एडल्ट आता है, फिर मिडल एडल्टहुड आती है एंड देन इज मैच्योरिटी। तो ये 8 स्टेजेस में क्या बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रहती है वो आप देख सकते हैं, और क्या इवेंट, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन्होंने एग्जाम्पल बताई है, इवेंट्स कह लीजिए या टास्क कह लीजिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हमें वर्च्यू नज़र आती है अगर कन्फ्लिक्ट होती है। हम फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इन्फेंसी एज 0 टू 18 मंथ्स। इसको 1.5 साल तक का ही हम लेते हैं, जब बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे, चाहे उसको भूख लगी है, उसको है ना वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाता तो नहीं है, बीच में ही सूसू कर देता है छोटा बच्चा, तो हर चीज़ के लिए वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। वो रोने लग जाता है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है, भूख लगी है तो रोएगा, अगर कपड़े गीले कर लिए तो रोएगा, है ना, कपड़े चुभ रहे हैं तो रोएगा, वो कहीं से गिर गया, चोट लगी तो वो रोएगा। मीन्स कि वो पेरेंट्स पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर बेसिक कन्फ्लिक्ट क्या होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, अगर बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, उसके पेरेंट्स इमीडिएट उसके पास अवेलेबल हैं, उसको फीड करा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट इवेंट इन्होंने क्या बताई है, यहाँ पर एग्जाम्पल ली है फीड की, ठीक है, फीडिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि कंफर्ट। बच्चे को कंफर्ट फील होता है जब वो रोता है, मदर उसको अपनी लैप में लेती है, ठीक है, अपनी गोदी में बिठाकर उसको सहलाती है, प्यार करती है, तो उससे क्या है, बच्चे को कंफर्ट फील होता है, सेफ्टी फील होती है। क्लियर। तो इससे हमारी जो पॉजिटिव वर्च्यू आती है वो क्या होती है, होप, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई, बच्चा सिक्योरिटी फील करता है, होप होती है उसको कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास पेरेंट्स हैं, कोई है मेरे पास जो मेरी केयर करेगा, मेरा ध्यान रखेगा। फॉर एग्जांपल बच्चा बेड से गिर गया, एक तो है कि पेरेंट्स झट से भाग गया, अगर पेरेंट्स पास में ही नहीं है तो बच्चा रोता रहेगा, उसको होप ही नहीं होगी कि मेरे साथ अगर कुछ हो गया है, मुझे भूख लगी है, मेरे पास कोई आएगा। तो ये होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चे के अंदर होप पैदा होती है, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो वो हो जाएगा ट्रस्ट। अगर कन्फ्लिक्ट कहाँ पे रहती है कि पेरेंट्स अगर बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, छोटे बच्चे को भी इग्नोर किया जा रहा है, या फिर उसको टाइम पर फीड नहीं किया जा रहा, उसको कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का मिसट्रस्ट हो जाता है, यानी कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, फेथ नहीं कर पाता, ठीक है। उसको इस टाइम पर केयर मिलनी, अफेक्शन मिलनी बहुत ज़रूरी है।
समझ में आ गई ये चीज़। तो ये इवेंट जो है उन्होंने दिए और साथ में जो इसका वर्च्यू है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये इवेंट और वर्च्यू हर स्टेज के लिए डिफरेंट है, तो हम ये दोनों चीज़ें साथ के साथ देखते रहेंगे। नाउ द सेकेंड स्टेज इज़ अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड होता है 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक का। क्लियर। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चा खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपनी शर्ट के बटन बंद करने की कोशिश करता है, उससे हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है। तो बच्चे देखिए चप्पल पहनना, धीरे धीरे से चप्पल पहनना शुरू करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि राइट पैर की चप्पल उन्होंने लेफ्ट पैर में पहन ली, लेफ्ट पैर की चप्पल उन्होंने राइट पैर में पहन ली। तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का रोल क्या होता है कि एक तो होता है कि उन्होंने डांट दिया, ये क्या किया, तुम्हें पता नहीं लगता कि इस पैर में डालनी है। सेकंड वे क्या है कि बच्चे को समझाओ बेटा ये इस पैर में आएगी, ये उस पैर में जाएगी, ठीक है। द वे ऑफ डीलिंग विद चिल्ड्रन, उसमें क्या होता है ऑटोनॉमी। देखिए बच्चा ऑटोनॉमी फील करता है कि हाँ मैंने कुछ किया, वो उस चीज़ को करने की कोशिश करता है, उसको खुशी मिलती है वो चीज़ करके। अदरवाइज अगर बच्चे को डांट के बोलेंगे तो वो क्या फील करेगा, ये देखिए उसका नेगेटिव ट्रेट क्या आएगा। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है यहाँ पर, या तो वो ऑटोनॉमी फील करेगा, उसको अगर पेरेंट्स से पॉजिटिव ट्रेट्स मिले, पॉजिटिव ट्रेट मिले, अगर मिले नेगेटिव ट्रेट, उसको डिस्करेजमेंट मिली, तो वो या तो शेम फील करेगा या फिर उसको डाउट होगा कि शायद मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो उसकी जो विल पावर है, हम कहते हैं ना वर्च्यू यहाँ पे क्या डेवलप होती है, दैट इज विल। क्लियर। तो बेसिकली जो एरिक ने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है वो क्या है कि बच्चा यहाँ पर उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रीवियस जो स्टेज थी इन्फेंसी स्टेज में, वो टोटली डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पर, लेकिन यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है कि अगर आपने वॉशरूम जाना है तो उसकी ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है, वो खुद से करने की कोशिश करता है एवरीथिंग। क्लियर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके नेक्स्ट स्टेज जो है वो हम देखते हैं। सो द थर्ड स्टेज इज़ प्री स्कूल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 3 से 5 साल तक का। बच्चा प्लेवे में जाता है या फिर प्री स्कूल में जाता है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्राइसिस क्या हो सकते हैं, जो कन्फ्लिक्ट है वो होता है इनिशिएटिव या फिर गिल्ट। किस तरह से होता है, देखिए ये इस एज को हम कहते हैं जहाँ पे बच्चा गेम्स प्ले करता है। तो वहाँ पर बच्चा इनिशिएट लेने की कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं गेम खेलूँगा, या फिर किसी भी तरह का इनिशिएट लेना चाहता है वो। तो अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, उसको एक्सपोजर अच्छा मिला, तो वो देखिए एक्सप्लोर करेगा उन चीज़ों में, उसको पॉजिटिव ट्रेट मिलेगा, वो खुश होगा और उसको लगेगा कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा लीड करना सीखता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ थ्रू आउट द लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बच्चा लीड करना सीखता है कि सबसे पहले गेम मैंने खेली है, ठीक है, या फिर सो ऑन। तो ये जो लीड करने की क्वालिटी है, अगर बच्चे को पॉजिटिव ट्रेट मिलते हैं तो वो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव लिया उसने तो उसको पॉजिटिव ट्रेट मिले तो वो आगे भी इनिशिएट लेगा, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी वो अपनाएगा। लेकिन अगर उसको यहाँ पर नेगेटिव ट्रेट मिल गया कि तुम नहीं स्टार्ट कर सकते ये चीज़, ठीक है, या फिर तुम इस चीज़ को नहीं लीड कर सकते हो, तुम बहुत छोटे हो, कुछ भी ऐसे कहकर अगर बच्चे को टाल दिया जाए, तो वो इनिशिएट लेने की बजाय वो क्या हो जाता है, गिल्टी फील करता है कि यार मुझे क्यों डांट दिया, है ना। तो गिल्टी फील करता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव साइड में उसका जो माइंड है वो चला जाता है। तो उसको लगता है कि मेरा मेरा करना पर्पसफुल नहीं रहा, जो भी मैं चीज़ करना चाहता था वो पर्पस मैं सॉल्व नहीं कर पाया, और उसकी एक्सप्लोरेशन भी कम होती है, क्योंकि वो आगे बढ़कर चीज़ों को करने की उसकी जो कैपेसिटी है या इच्छा है वो कम हो जाती है जब उसको नेगेटिव ट्रेट शो होते हैं सामने वाले की तरफ से। स्कूल एज हमारी फोर्थ स्टेज है, जहाँ पर बच्चा 5 साल और 13 साल के बीच में होता है, स्कूल एज में होता है। तो तब बेसिकली इवेंट क्या होती है कि बच्चा स्कूल में होता है, टीचर्स के साथ होता है ना। तो वहाँ पर बच्चे को कॉम्पिटेंसी लेवल होता है कि कंपटीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ है, साइंस सब्जेक्ट है, मैथ में कोई प्रॉब्लम्स टीचर्स ने दे दी आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप उसको उतनी जल्दी नहीं कर पाए, यानी कि आपकी सपोज स्पीड स्लो थी, या फिर उसको आप सम को सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो टीचर किस तरह के आपको ट्रेट दे सकते हैं, या तो वो आपको उस चीज़ के रिलेटेड एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाए। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप बच्चे को कोई और अनदर वे बता सकते हैं सम सॉल्व करने का, या फिर उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं उन चीज़ों की। ये तो क्या हो गई, दोनों पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव आस्पेक्ट जो हम शो करते हैं। तो बच्चे को अगर पॉजिटिव आस्पेक्ट टीचर्स की तरफ से मिलेंगे तो वो बच्चा कॉम्पिटेंसी उसकी वर्च्यू होगी, यानी कि वो
कॉम्पीट कर पाएगा, उसको लगेगा कि मैं भी ये सम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं कम टाइम में करूँगा, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम में और इम्प्रूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करके आऊँगा तो सम में सॉल्व करूँगा अगर आज नहीं भी कर पाया। क्लियर? ये तो देखिए है पॉजिटिव ट्रेट। अगर हम बात करें नेगेटिव ट्रेट की, कि अगर बच्चे की स्पीड कम थी या फिर वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो टीचर क्या करेंगे कि दूसरे बच्चों को देखो, वो कब से सॉल्व करके बैठे हैं, आपको सॉल्व ही नहीं करना आ रहा, या फिर वो सॉल्व नहीं कर पाया, तुम्हें इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, तो इससे बच्चे को क्या मिलती है? बच्चा क्या होता है? डिस्करेज होता है। डिस्करेज होगा तो फिर क्या होगा? वो आज डिस्करेज हो गया तो उसके बाद भी वो उतनी इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगा, उसको लगेगा कि मैं कुछ एकम्प्लिश नहीं कर पाया। तो बच्चे को अगर पॉजिटिव ट्रेट्स मिलते हैं टीचर की वजह से, टीचर की तरफ से, तो बच्चे को लगेगा कि मैंने कुछ एकम्प्लिश किया है। सो जैसे कि कन्फ्लिक्ट में हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। इंडस्ट्री को हम कह सकते हैं कि हमने कुछ एकम्प्लिश कर लिया, हमने ये सम सबसे पहले सॉल्व कर दिया, इतने में ही बच्चों को सबसे पहले खुशी हो जाती है। अब आप खुद की बात ही ले लो, जो सपोज़ कोई काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सबसे पहले कमेंट आता है ना, वो खुश हो जाते हैं और वो लिख देते हैं फर्स्ट कमेंट, वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट आ जाता है कि मैंने सबसे पहले कमेंट किया। वो चीज़ क्या है ना, अलग ही एक खुशी देती है। तो उसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं 5 से 13 साल के, उनको ऐसे लगता है कि मैंने सबसे पहले हैंड रेज किया क्लास में। आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है ये चीज़ों के लिए, आपको भी याद होगा अपने टाइम पे कि अगर आपने सबसे पहले क्लास में आंसर किया है और टीचर ने आपको अप्रेज किया तो आपको कितना अच्छा लगता है, इनकरेजमेंट मिलती है, आपको लगता है कि आज पता नहीं मुझे क्या मिल गया, सारा दिन आप उड़ते रहेंगे, है ना, खुशी के मारे। तो एकम्प्लिशमेंट मिलती है, बच्चे को कॉम्पिटेंसी लेवल उनका इंक्रीज होता है। अगर उनको नेगेटिव ट्रेट शो होता है तो वो सोचेंगे कि हमें कुछ एकम्प्लिश नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद को इन्फीरियर समझेंगे। उनको लगेगा कि यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, मैं तो इस चीज़ का आंसर ही नहीं कर पाया। खुद ही अंदर वो इंसल्ट फील करते हैं, इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स वो फील करते हैं। सिर्फ फंडा कहाँ पे आता है कि किस तरह के ट्रेड्स बच्चों को शो किए जा रहे हैं, क्या सामने वाला रिस्पॉन्ड कर रहा है, चाहे वो सामने वाला पेरेंट्स है, कोई नेबर्स हैं, सोसाइटी है या टीचर्स हैं, उनके पीयर्स हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, वही बच्चे की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। उनकी जो वर्च्यू आएगी उनमें, या फिर वाइस आएगा। वाइस इज़ द नेगेटिव साइड एंड वर्च्यू इज़ द पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो बच्चा वाइस की तरफ बढ़ेगा या वर्च्यू की तरफ बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है किस पर, जो उनको पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेट्स शो होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट या फिर साइको सोशल क्राइसिस या फिर टास्क, कि बच्चा जैसे हमने इन्फेंसी में डिस्कस किया कि ट्रस्ट की तरफ जाएगा या मिसट्रस्ट की तरफ जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा या फिर शेम और डाउट की तरफ जाएगा। देन प्री स्कूल में बच्चा इनिशिएट लेगा या फिर वो गिल्ट फील करेगा। क्लियर हो गई ये चीज़? सब कुछ क्या है, ट्रेड्स की तरफ डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड हमें शो हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज एडोलसेंस एज। तो हमारी स्टेज 5 है और इसको हम कह सकते हैं 13 to 18 ईयर्स या फिर 12 to 18, आपको ये वेरिएशंस मिल सकती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी में। अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, वो या तो अर्ली चाइल्डहुड है या फिर एडोलसेंस एज है। ठीक है, तो पहली 5 स्टेजेस बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट एजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, जिनमें से मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपको। क्लियर? तो एडोलसेंस हमें पता है बहुत तूफान वाली उम्र होती है, किशोरावस्था होती है, जहाँ पर बच्चा क्या है, अपना आइडेंटिटी को समझ नहीं पाता है, आइडेंटिटी के लिए कंफ्यूज होता है, आइडेंटिटी उसको फॉर्म करनी होती है, या फिर वो अपनी रोल के रिलेटेड कंफ्यूज होता है। किस तरह से होता है, देखिए ये एज ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे ने अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। 10th के बाद अगर आप +2 करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चों का पहले से ही डिसाइडेड होता है कि मुझे मैथ पसंद है तो मैंने मैथमेटिक्स लेना है, या मैंने आर्ट्स लेना है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने किस तरफ, किस दिशा में बढ़ना है। बेसिकली उनको खुद का गोल नहीं पता होता। जब उनको अपना गोल नहीं पता तो वो अपनी कोई भी स्ट्रीम +2 में ले लेते हैं, यानी कि वो अपने रोल को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा या फिर क्या बनूंगी, कौन सी जॉब मुझे अटेन करनी है, या फिर कौन सा कोर्स मुझे फाइनली करना है। फॉर एग्जांपल आप अभी ये पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि अगर आप लोगों का मोटिव है कि आपने टीचर बनना है, तो आप क्या करें, इंटीग्रेटेड कोर्स ले लें। पहले ही ग्रेजुएशन प्लस
आपकी बीएड एक साथ ही हो जाएगी 4 साल के अंदर। तो आपको पहले से ही पता आपने किस तरफ मूव ऑन करना है, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरा अपना फोकस रखेंगे कि मैंने आगे जाकर टीचर बनना है, मुझे इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, फिर मुझे जो टेस्ट हैं वो क्रैक करने हैं, सीटेट है या पीटेट है या विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू। तो आपका गोल क्लियर है, आपको अपने रोल के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, आप खुद को देखने लगते हैं कि आने वाले टाइम में मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों का गोल क्लियर है तो आप अपनी आइडेंटिटी उसी टाइम, समझ लीजिए बच्चों की आइडेंटिटी इस एज में फॉर्म हो जाती है। अगर उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या स्ट्रीम उन्होंने लेनी है, बेसिकली ये फील्ड पर डिपेंड करता है ना कि हमने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। बच्चा 16 ईयर्स का होता है या कह लीजिए 16, 17, ये फ्लक्चुएशन होती है। इस साल में वो +1 में एडमिशन ले लेता है, यानी कि 11th क्लास में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। तो रोल कन्फ्यूजन होती है, अगर बच्चे को रोल कन्फ्यूजन है, वो एंड तक नहीं डिसाइड कर पाएगा कि मैंने क्या करना है, तो उसके जो सक्सेस होने के चांसेस हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस भी उसके कम हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को रोल कन्फ्यूजन होती है तो उसके सक्सेस रेट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वंस जिनको पता है उन्होंने क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो वो रोल के लिए अपने कंफ्यूज नहीं होते, उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाती है और उनको सक्सेसफुल करियर के चांसेस भी उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, जब सक्सेस उनको पता लगता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिटी उनकी बन गई, तो फिडिलिटी आ जाती है उनके अंदर। और ये बेसिकली इवेंट क्या होती है, सोशल रिलेशनशिप्स। अब एडोलसेंस की एज में क्या होता है, टीचर्स के साथ भी रिलेशन होते हैं, हम सोसाइटी में भी रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करता है हमें, हमारा फ्रेंड सर्कल। बहुत ज़्यादा हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं या फिर एकदम से हाई टेम्पर्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की स्टेज हम पढ़ा हुआ ना हमने, एडोलसेंस स्टेज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक की होंगी। तो अगर हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं इस एज में, तो हमें अपना रोल डिसाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। हमें गाइड करेंगे टीचर्स, हमारे जो पीयर्स हैं या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। इस एज में आकर हम कहते हैं बच्चा सयाना हो गया, इससे आप बात कर ले, ये समझ जाएगा, आपकी बात को फॉलो करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपकी बात को किस तरह से लेता है, लेकिन उसका माइंड इतना डेवलप हो सकता है, हो जाता है इस टाइम पर कि आप उसको समझा पाएँ, उसको एक्सप्लेन कर पाएँ कि आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो सोशल रिलेशनशिप हेल्दी होने से क्या होगा कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाएगा और वो अपने रोल के लिए कंफ्यूज्ड नहीं होगा। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम टाइम्स जो है बच्चों को क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज 6। सो द स्टेज इज़ ऑफ यंग एडल्ट। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यंग एडल्ट्स हैं, बिकॉज योर एज लाइज बिटवीन 19 to 40 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एज क्या होती है, बड़ी ही खूबसूरत एज होती है। इसको कहते हैं ना, यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप करते हैं। रिलेशनशिप्स कौन से, लव अफेयर्स होते हैं, यहाँ पर हम फ्रेंडशिप्स करते हैं, इस स्टेज में होते हैं ना ये रिलेशनशिप्स। या फिर कई लोगों की जल्दी मैरिज भी हो जाती है, जल्दी हो गई 19-20 साल में या फिर 23-24 साल में, जो भी है। यहाँ पर ये 3 बेसिकली रिलेशंस में हम पढ़ते हैं, चाहे वो लव अफेयर हो या फ्रेंडशिप हो या फिर मैरिज हो। अब इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट देखिए किस में है, इंटीमेसी में या फिर आइसोलेशन में। अगर हमारी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो गई, हमारा जो फ्रेंडशिप का सर्कल है, हमारा फ्रेंड्स का सर्कल है, या फिर हमने फ्रेंडशिप की वो हमारे सक्सेसफुल हो गई, या फिर अगर हमारा लव अफेयर रहा, उसी के साथ शादी हो गई और हैप्पीली मैरिड लाइफ भी हम लीड कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीमेसी की तरफ हम बढ़ेंगे कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमारी इंटीमेसी है अपने पार्टनर के साथ। वही केस है मैरिज के साथ, अगर आपकी जल्दी शादी भी हो गई लेकिन आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया, आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से बीत रही है, तो आपका इंटीमेट रिलेशनशिप है, क्लियर। लेकिन अगर इन तीनों में से आपको किसी एक में हम कह देते या तो धोखा मिल गया है ना, या फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आपका दिल टूट जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, खुद को आइसोलेट फील करते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। हालांकि आपके साथ सभी होते हैं, हो सकता है अगर आपकी फ्रेंडशिप टूट गई है, आपके साथ फ्रेंड्स खड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो एक पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फील करते हैं कि वी आर ऑल अलोन। हम आइसोलेट कर लेते हैं खुद को कि हम अकेले हैं, ठीक है। तो इसकी वर्च्यू क्या होती है कि हमारे अंदर प्यार भर जाता है, लेकिन अगर
हमें नेगेटिव एस्पेक्ट मिलता है तो हम खुद को लो फील करते हैं, हम आइसोलेट फील करते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये तो आप बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज 7 इज़ मिडल एडल्टहुड। जब पर्सन 40 से 65 साल के बीच में होता है, तो इस एज में क्या होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो बेसिकली उनका जो एम होता है वो देखते हैं अपने बच्चों की तरफ कि क्या हमने अपने बच्चों को इतनी प्रॉपर एजुकेशन दी है या फैसिलिटीज़ दे पाए हैं, उनको अपने पैरों पर हम खड़ा कर पाए हैं, अपने बच्चों को हमने सेट कर दिया है, तो हम सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं। हमारे रिलेशंस किस तरह के रहे हैं हमारे रिलेटिव्स के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ, हमने क्या सफिशिएंट फाइनेंशियल स्टेटस अपना अर्न कर लिया है जो हम चाहते थे। ये सारी चीज़ें अगर मिडिल एडल्टहुड के जो लोग हैं इनको मिल जाती है, ठीक है, तो बेसिकली इनको क्या होता है, केयर होती है, लाइक अपने पार्टनर की तरफ या फिर अपने बच्चों की तरफ। तो 2 इवेंट होते हैं, ये 2 टास्क होते हैं जिन पे बेसिकली इनका फोकस होता है। फर्स्ट इज़ वर्क, कि हमने अपने काम करते समय या पेरेंटहुड के समय सारी चीज़ें प्रॉपर से की हैं, काम के प्रति वफादार हम रहे हैं या फिर हमने काम अपना अच्छे से किया है पेरेंटहुड में, यानी कि हम अपने बच्चों को स्टैंड कर पाए हैं। हमें किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा तो नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहते थे वो हमने नहीं दी हैं, ठीक है, इनका फोकस इस पे होता है। तो यहाँ पर यही 2 चीज़ें होती हैं। अगर इनको लगता है कि हम अपने पेरेंटहुड में सक्सेसफुल हैं, क्लियर, तो ये क्या कहते हैं कि हमने अपना जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव तरीके से जी है और अपने बच्चों को भी दी है, ठीक है। इसमें बस यही कुछ है। इसके बाद जो फाइनल है दैट इज़ मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी में क्या होता है, कुछ पर्सन अगर इस लेवल तक जी पाते हैं तो 65 ईयर से लेके जब तक प्रभु की इच्छा है, जीवन दिया है उन्होंने, ठीक है, तब तक का टाइम जो होता है वो होता है विश्लेषण करने का कि हमारी पूरी जीवन में हमने क्या किया है, पूरी लाइफ जो हमने स्पेंड की है उसमें क्या कमियां रही हैं हमने, क्योंकि उनको पता है इसके बाद हमारा कभी भी है ना टिकट कट सकता है ऊपर का। तो वो रिफ्लेक्शन होती है उनके लाइफ की तरफ कि अगर हमने कोई गलत काम किया है, उनको पछतावा होता है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर उनका रिलेशन जो है लोगों के साथ अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है अपनी सोसाइटी में, क्लियर, तो उनको विजडम फील होती है, सेटिस्फैक्शन फील होती है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन कहते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारी ईगो आइडेंटिटी हम बोलते हैं, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि अगर तो हमने अपनी लाइफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, अगर हमें वो अच्छी लगती है, कोई भी पछतावा नहीं होता ज़्यादा किसी तरह का, तो हमारी ईगो आइडेंटिटी बन जाती है। वरना हम क्या है, दुखी होते हैं अपने उन कामों के लिए जो हमने गलत किए हैं अपनी लाइफ में, हम उन पे पछतावा होता है, लेकिन पछताने से तो कुछ नहीं होता, उस चीज़ को हम चेंज नहीं ना कर सकते। तो अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हम अपनी ईगो आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं कि हमें सही है, हम जो चाहते थे खुद की लाइफ स्पेंड करना हमने उसी तरह से की है, हमने लोगों का भी भला किया है, अपने बच्चों को भी स्टैंड कर दिया, ठीक है, सोसाइटी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं। तो जीवन के बिल्कुल एंड वाली स्टेज में बस रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये 8th स्टेज भी होती है कंप्लीट। अब इसमें देखिए बेसिकली आपको याद क्या रखना है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट किस स्टेज में कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब स्टेज के नाम तो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का जो नाम है आपने किस तरह से याद रखना है, देखिए। सो हमारी इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट होकर मैच्योरिटी तक हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मैंने वो यहाँ पर लिख दी हैं। दैट इज़ इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट अर्ली चाइल्डहुड में। देन प्री स्कूल में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इन स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। एडोलसेंस में क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देन इन यंग एडल्ट क्या होता है, इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ठीक है। एंड देन फाइनली मैच्योरिटी में ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इन सभी के हमने अगर फर्स्ट लेटर्स याद कर लिए तो वो क्या है, देखिए आपको इस तरह से याद करने हैं, TAI4GE। इसको आप किस तरह से याद करेंगे, TAI आपको याद करना है, उसके बाद आप 4th जनरेशन, ठीक है, हमारे पास मोबाइल डाटा होता है कि हमारे पास 4th जनरेशन का मोबाइल डाटा है। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको इन सभी के फर्स्ट लेटर्स जो हैं बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। T फॉर ट्रस्ट, A फॉर ऑटोनॉमी, I फॉर इनिशिएटिव, ठीक है, उसके बाद I 4 बार है, I फॉर इनिशिएटिव, I फॉर इंडस्ट्री, I फॉर आइडेंटिटी, I फॉर इंटीमेसी। तो आपको स्टेज भी याद होगी तो नेचुरली आपको ये चीज़ अपने माइंड में आ जाएगी। देन G फॉर जनरेटिविटी एंड E फॉर ईगो
ईगो आइडेंटिटी। ठीक है, याद हो गया ये चीज़, TAI, 4th जनरेशन मोबाइल डाटा है हमारे पास। इस तरह से आपको ये 8 स्टेजेस जो हैं इसकी याद करनी है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसकी जो स्टेजेस अर्ली चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है या यंग एडल्ट वाली स्टेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको आई एम श्योर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।